सर आप सभी का स्वागत है इस एबीसी एनालिसिस के अंदर में। अब ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी एनालिसिस बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि भैया एग्जाम में सारी चीजें तो हमें पढ़नी है, लेकिन किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि हम एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर सके। तो डायरेक्ट टैक्स का एबीसी एनालिसिस आप सभी के लिए हाजिर है। इन चीजों को पढ़ के जाइए साहब, साथ साथ में जो अमेंडमेंट्स मैंने दिए या जो रिवीजन लेक्चर में डाल रहा हूं उस रिवीजन लेक्चर को देख लीजिए, और क्वेश्चनर जो मैंने पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री डाला हुआ है वो क्वेश्चनर अगर आप देख लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। सो रिवीजन वीडियोस देख लेना, ये लास्ट एबीसी एनालिसिस देख लेना और साथ में क्वेश्चनर 1 से 2 बार सॉल्व कर लेना, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। आप एग्जामिनेशन के अंदर में मैक्स टू मैक्स मार्क अचीव कर पाएंगे। तो एबीसी एनालिसिस को मैंने 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड किया है। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अपने सारे दोस्तों की हेल्प करना है ये वैल्यू एडिड टॉपिक से, राइट। सबसे पहले आप सभी को पता है सीए इंटर की अगर मैं बात करूं, आईपीसीसी की बात करूं तो 60 मार्क्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस, ओल्ड सिलेबस के लिए 50 मार्क्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस आपको दिया हुआ है। ये टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज एनालिसिस है कि कौन सा टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो उसमें से कितने सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यस, तो मैंने 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड किया है मालिक इसको, एक तो इंपॉर्टेंट और दूसरा नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर में, एक बेसिक टैक्स कैलकुलेशन तो हम जैसे करते हैं वैसे है ही। 115 बीएसी इस बार नया सेक्शन आप लोगों को ऐड हुआ है जिसका इंपैक्ट मैक्सिमम टॉपिक्स के अंदर में आपको देखने को मिलता है। तो 115 बीएसी को बहुत अच्छे से देख लेना। 115 बीएसी नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के अंदर में। 115 बीएसी देख के जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, क्वेश्चनर में क्वेश्चन है इसके ऊपर सॉल्व करके जाना। 101% आपको एक क्वेश्चन टोटल इनकम विद 115 बीएसी आएगा ही आएगा, राइट। तो ये एक बनता है बेसिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक आपका बनता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में इस बार बड़े अमेंडमेंट है। सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नए रूल्स आए हैं रेसिडेंशियल स्टेटस को रिलेटेड, तो वो एक बार देख लेना। 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट नाम का एक कंसेप्ट ऐड किया गया है इस बार, तो डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इनके ऊपर क्वेश्चंस डाले हैं बेटा क्वेश्चनर के अंदर में, तो वो एक बार देख लेना। फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो अगर आप फास्ट ट्रैक बुक ले रहे हैं या आप मेरे रिवीजन सीरीज देखने वाले हैं तो रिवीजन सीरीज में पूरी की पूरी फास्ट ट्रैक बुक से लेने वाला हूं। तो भाई साहब फास्ट ट्रैक बुक ऑर्डर कर दो और फास्ट ट्रैक बुक से आप फटाफट पढ़ लेना, पूरा डीटी बहुत अच्छे से कंसाइजली प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस में 6(1) देख लेना, 6(1)(a) देख लेना, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फर्म कंपनी, ये सब तो बहुत इजी है, तो वो आप एक बार भी देख लिया होगा तो आपने बहुत हो गया, वापस से रिवाइज नहीं करना है। इसके बाद आपको चालू होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5। सेक्शन 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम का वो चार्ट एक बार पढ़ लेना। आरओआर, आरएनओआर, एनआर, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम और अदर्स के लिए किस तरह से डील करेगा वो। इसके साथ साथ आपको सेक्शन 9 पढ़ना है। सेक्शन 9 के अंदर में आपको 3 चीजें पढ़नी है। सेक्शन 9(1)(1) बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। बिजनेस कनेक्शन क्या माना जाएगा या व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, ये 2 थियरी के क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 3 चीजें और पूछी जाती है सेक्शन 9 में, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। मतलब इंटरेस्ट इनकम जो हुआ, रॉयल्टी इनकम जो आया या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो आया, ये इनकम किस तरह से टैक्सेबल होगी वो आपको पूछा जाता है। इसमें भी रॉयल्टी के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना क्योंकि अमेंडमेंट आया है नाउ, एग्जीबिशन ऑफ फिल्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म ये रॉयल्टी का पार्ट माना जाएगा और ये इनकम रॉयल्टी इनकम होगी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये एक बार आपने देख लेना रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में वो है सैलरी। 115 बीएससी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट सैलरी टॉपिक को देखने को मिलता है, जैसे कि एलटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे, फ्री फूड आप क्लेम नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम जो 10-14 के अलाउंसेस है वो आपको नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फ्यू अलाउंसेस दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस वो ही मिलने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस, वो सब नहीं मिलने वाला। डिडक्शंस नहीं मिलेंगे सेक्शन 16 के अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो वो एंगल में आप सैलरी पढ़ के जाना। मुझे लगता है कि सैलरी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, और शायद नीचे ऐसा दे दे कंप्यूट द टैक्स कंसीडरिंग 115 बीएससी, नॉट कंसीडरिंग 115 बीएससी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सैलरी में मेजरली क्या क्या पढ़ना है, अलाउंसेस तो आप बाय डिफॉल्ट में पढ़ते ही पढ़ते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट में 3 चीजें इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाना, एक ग्रेचुटी, दूसरा पेंशन, तीसरा लीव एनकैशमेंट। ये 3 चीजें रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ के जाना। परक्विजिट में कुछ परक्विजिट जो बहुत फ्रीक्वेंट है, पहला है कार, दूसरा है आरएफए, कार आरएफए, तीसरा है गिफ्ट, चौथा है प्रोविडेंट फंड, तो ये पढ़ के जाना। एजुकेशन फैसिलिटी वो 1000 वाला पॉइंट वो पढ़ के जाना, और साथ साथ में जो पर्क से रिलेटेड डिडक्शन है वो पढ़ के जाना। इस बार परक्विजिट में एक अमेंडमेंट आया है, आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो पता कर लेना। परक्विजिट के अंदर में एक अमेंडमेंट आया है, अगर आरएफए सुपर एन्युएशन फंड प्लस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर का कंट्रीब्यूशन
एक्सीड करता है 7,50,000 से तो ये एक्सेस अमाउंट को भी पर्क माना जाएगा। आपने मेरा अमेंडमेंट लेक्चर देखा है अभी या फास्ट ट्रैक लेक्चर देखा होगा, राइट? तो उसके अंदर में ये अमेंडमेंट मैंने कवर किया हुआ है, क्वेश्चन सहित कवर किया हुआ है कि कैसे सैलरी प्लस डिडक्शन मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है टोटल इनकम का। वो क्वेश्चन देख करके चल जाना, आपके क्लैरिटी आ जाएगी पूरी की पूरी, सब कुछ हो जाएगा, राइट? एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है ये वाला, ये देख करके चल जाना, इस पे एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि सैलरी कंप्यूटेशन में ये 3 पॉइंट हिडन एडजस्टमेंट के अंदर में रहेंगे। साथ साथ में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अगर एलिजिबल एम्प्लॉयर है TIAC का, वो अगर क्या दे रहा है, परक्विजिट दे रहा है, मतलब बीइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी शेयर, तो इसका जो टैक्सेबिलिटी है ये डिफर कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट है दूसरा जो सैलरी के अंदर में आया है, तो वो आप कंफर्म देख करके चल जाना कि भैया जो डेट्स है वो कहां से काउंट करनी है, 14 डेज फ्रॉम 48 मंथ्स फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर 14 डेज फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी और ही सीज टू बी एम्प्लॉय विच एवर इज अर्लियर वाला पॉइंट है, वो एक बार देख करके चल जाना, काम खत्म। तो इतनी चीजें सैलरी में आएगी, दोनों अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और 115 BAC का इंपैक्ट आ सकता है, तो ये पढ़ के जाना मालिक। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है ये है PGBP। वैसे तो PGBP पे एक टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो दिखता है वो दिखेगा ही दिखेगा, या तो कैपिटल गेन पे जो दिखता है वो दिखेगा ही दिखेगा। यस, PGBP और कैपिटल गेन का मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, ये हर बार का है, राइट? PGBP वैसे तो स्पेसिफिक है ही, लेकिन इस बार PGBP जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना होगा कि PGBP में कुछ सेक्शन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है जिनके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आने के भी चांसेस है। तो वैसे तो ओवरऑल PGBP है, बट कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपको, एक 40A3 रीड विथ रूल 6DD, ये जो कैश पेमेंट का अपना सेक्शन है और उसके एक्सेप्शन है रूल 6DD वाले, वो एक बार पढ़ के चल जाना। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके अलाउड होते हैं अदर देन लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो पढ़ के चल जाना। 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर थ्योरी आ सकती है। 44AB कंफर्म एक क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि 44AB के अंदर में टैक्स ऑडिट की अमेंडमेंट लिस्ट आई है। टैक्स ऑडिट में अमेंडमेंट का जो लिमिट है वो बढ़ गया है, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो 5% ऑफ कैश रिसीट और 5% ऑफ कैश पेमेंट वाला, तो इसके ऊपर आपको थ्योरी या केस बेस्ड क्वेश्चन आपको बन के मिल सकता है। इस बार के RTP डिस्कशन के अंदर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैंने पूरा RTP डिस्कशन डाल दिया है यूट्यूब के ऊपर, प्लीज जाकर के देख लीजिए। 44AE ये आपके प्रिजम्पटिव इनकम वाले, 44AD 44ADA, इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यस, इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इस पे ध्यान रखना। सेक्शन 35CCC, राइट, 35(2)AB, इनमें अमेंडमेंट आया है। पहले इनमें वेटेड डिडक्शन मिलते थे 125%, 150%, इन सबको 100% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इसको डोनेशन दिया, इसको डोनेशन दिया, इसको डोनेशन दिया, बताओ ओवरऑल डिडक्शन कितना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है, तो इस बात पर ध्यान रखना। एक कंफर्म क्वेश्चन आपको इसमें, एक एडजस्टमेंट इसमें आ सकती है, वो है डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन। कंफर्म इंटर लेवल पे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन। एडिशनल डेप्रीसिएशन में भी आपको कौन सा वाला पॉइंट देंगे, वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया वाला, AP, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना वाला, क्योंकि उस पे एडिशनल डेप्रीसिएशन 35 के जगह अब 20% रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो वो अमेंडमेंट आया है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं, आ सकता है। मे बी एक कंबाइंड क्वेश्चन इन सारी चीजों से बना करके मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। PGBP जब आप पढ़ते रहते हो तो PGBP के साथ साथ जब टोटल इनकम के क्वेश्चन आते हैं PGBP में, तो कुछ सेक्शन आपको बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, वो सेक्शन में यहां लिख रहा हूं जो डिडक्शन से होते हैं टोटल इनकम वाले। एक ATG डोनेशन वाला, ATGGB पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन वाला, ATM ये एक नया डिडक्शन आया है कंपनीज के लिए, अगर कंपनीज को डिविडेंड मिलता है और कंपनीज भी डिविडेंड दे रही है तो उसके लिए ATM करके एक नया डिडक्शन आया। ATJJAA वो जो न्यू वर्कमैन का 30% का डिडक्शन मिलता है वेजेस का, वो ATC ATU ये बहुत बाय डिफॉल्ट के क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट के सेक्शन है जो SSC को मिलते हैं। ATDD डिसेबल डिपेंडेंट, ATE इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन, ATEEA इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये वो वाले डिडक्शन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली किसके साथ पूछे जाते हैं, PGBP का जब टोटल इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसके साथ पूछे जाते हैं, तो ये सेक्शन के ऊपर फोकस करना PGBP पढ़ते वक्त। यस और नो? सो इंपॉर्टेंट, अब तक हमने बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, PGBP डिस्कस किया है। इसके बाद आता है बेटा कैपिटल गेन। एक क्वेश्चन आप कैपिटल गेन पे इस बार लेकर के चलिए क्योंकि अमेंडमेंट सारे हैं। सेक्शन 50C अमेंड हो चुका है, पहले जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम 5% कंसिडर करते थे वो 10% होगी। तो एक क्वेश्चन आपको कैपिटल गेन के ऊपर आएगा जिसके अंदर में इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट दिया होगा और उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी चेंज आया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ मिक्स करके दोनों अमेंडमेंट एक साथ पूछ लेंगे आपको।
कंफर्म ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। 50 सीए के अंदर में एक अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट लेकिन फाइनल लेवल पे ज्यादा रिलेवेंट बनता है कि कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ असेसीज के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 49 ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अमेंडमेंट आया जो 50 सी के साथ आपको मिला के पूछा जाएगा। क्या अमेंडमेंट है एक बार फटाफट याद दिला देता हूं। अगर 1/4/2001 पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है, अगर 1/4/2001 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले ले तो हमें ऑप्शन होता है फेयर मार्केट वैल्यू लेने का, लेकिन अगर उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी अवेलेबल है तो फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ये पॉइंट आया है तो ये एक बार देख लेना। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, अगर आप सारे प्रोविजो देखो जितने भी 7 प्रोविजो उसमें से फर्स्ट प्रोविजो आपको बाय चांस पूछ सकते हैं, तो अगर कुछ पढ़ के भी जाना है सारे प्रोविजो में तो फर्स्ट प्रोविजो पढ़ के चल जाना। एग्जाम्पशन के नाम पे आपको 4 एग्जाम्पशन बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं जब भी कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी में आता है। एक होता है 54, दूसरा होता है 54 ईसी बॉन्ड से रिलेटेड, 54 ई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड 54 बी। तो ये आपको सेक्शन पूछे जाते हैं इंटर लेवल पे, तो इसके ऊपर फोकस करना। स्लम सेल के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाया जाता है, स्लम सेल के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये पढ़ के जाना। 45 कंपल्सरी एक्विजिशन पे क्वेश्चन आता है और आपको इसमें मेजरली इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन वाला एडजस्टमेंट पूछता है, वो पढ़ के जाना। 45 रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट आता है आपको। 45 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये 3 स्पेशल एंट्री में पढ़ के जाना। सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर पूछा जाता है, इसमें गिफ्ट पूछेगा आपको, अमलगमेशन पूछ सकता है पूछा तो, और आईएफएससी रिलेटेड अमेंडमेंट जो आया है आपको वो पूछ सकता है, लेकिन आईएफएससी रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो आपको इतना नहीं पूछा जा सकता इंटर लेवल पे, हालांकि फिर भी एक बार आप क्या करना पढ़ के जाना, राइट। सो ये है कैपिटल गेन रिलेटेड अमेंडमेंट। अदर सोर्सेस से रिलेटेड क्या क्या पढ़ के जाना है, अदर सोर्सेस को भी इस बार की मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में डाल रहा हूं। अदर सोर्सेज में क्या क्या पढ़ के जाना है, गिफ्ट का बाय डिफॉल्ट में आता है हर साल, इस साल भी आएगा ही आएगा। डिविडेंड, इस साल सबसे बड़ा चेंज आया है डिविडेंड के अंदर में, डिविडेंड इस साल टैक्सेबल हो गया है। डिविडेंड ने सेक्शन 56(2) को तो इंपैक्ट किया ही, 57 में भी अमेंडमेंट आया है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो डिविडेंड के लिए लिया होगा इट इज अलाउड एज डिडक्शन। साथ साथ में 194 टीडीएस का एक नया सेक्शन आया, कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी 194 में। अगर म्यूचुअल फंड देती है तो 194 के अंदर में टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो 194 आपको इसके साथ मिला के पूछा जा सकता है। कंपनी को एटीएम का डिडक्शन मिलेगा तो वो पूछा जा सकता है। तो इतनी चीजें आपको एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। साथ में 222C से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि भैया 222C भी क्या इस डिविडेंड अब टैक्सेबल हो जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए यस। और साथ साथ में आईएफओएस से रिलेटेड जो डिडक्शंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं। मेजर फोकस आपका रहेगा इस बार डिविडेंड और गिफ्ट के ऊपर, ये 2 प्रोविजन आपने पढ़ के जाना है। फिर एक और टॉपिक एएमटी। एएमटी आपको पिछले साल हुई क्या किया गया है, पिछले 2019 के साथ ही आपको क्या किया गया है, एएमटी आपके इंटर के सिलेबस में ऐड किया गया है, तो एएमटी आपको पूछा जा सकता है। एएमटी टॉपिक के अंदर में भी 2 अमेंडमेंट आए हैं। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो एएमटी एप्लीकेबल नहीं है, यस। और जो एएमटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट हमें देना पड़ता था वो पहले रिटर्न के साथ देना पड़ता था, अब एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न देना होगा। तो आपको एटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एएमटी से रिलेटेड पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दे देंगे 4 मार्क के लिए कि भैया एएमटी पेबल निकालो, तो वो हो सकता है, याद रखना, राइट। रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, ये गलती करना मत। रिटर्न ऑफ इनकम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 139 स्पेसिफिकली जो 7th प्रोविजो है कि भैया फॉरेन टूर पे गए 2 लाख से ज्यादा का आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा का आया, बताओ रिटर्न भरना है या नहीं भरना है, तो वो पॉइंट आप लोग मेजरली पढ़ के जाना। 139 रिटर्न कब कब भरना है। 139(1) ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न चेंज हुई है तो आपको थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द न्यू ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न के ऊपर। 139(4) बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न आपको पूछा जा सकता है, रिवाइज रिटर्न के कंसेप्ट आपको पूछे जा सकते हैं, इनकी ड्यू डेट। हालांकि बिलेटेड या रिवाइज दोनों में से एक भी चीज पढ़ लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। 140 हु विल वेरीफाई द रिटर्न, ये क्वेश्चन इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस है, हु विल वेरीफाई द रिटर्न, तो ये आपको पूछा जा सकता है। मे बी 1 मार्क के लिए बोलेंगे, इंडिविजुअल के लिए बताओ, एचयूएफ के लिए बताओ, कंपनी के लिए बताओ, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बताओ, 4 मार्क्स ऐसे कवर हो जाते हैं। 139(3) लॉस रिटर्न, लॉस रिटर्न ये आपको पूछा जा सकता है। 139AA आधार, आधार पैन इंटरचेंजेबल है, पॉसिबल है, यस। तो आधार और पैन से रिलेटेड प्रोविजन आपको पूछी जा सकती है। इतनी चीजें बस पढ़ के चल जाना, बाकी आप पढ़ो नहीं पढ़ो सब एक बात हो जाएगी। फिर
भाई साहब कैसे भूल सकता हूं टीडीएस, इस बार टीडीएस हम लोग कैसे भूल सकते हैं। बच्चा एक गलती करेगा, टीडीएस से चालू करेगा और टीडीएस को खत्म करते करते तो उसका इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन ये गलती इस बार मत करना, टीसीएस सबसे पहले मेरा बच्चा टीसीएस पढ़ेगा। हाँ बस एग्जाम में इस बार पास होना है। आरटीपी खोल करके देखो, अमेंडमेंट से भरा हुआ आरटीपी दिया है आपको इस बार। हालांकि इंस्टीट्यूट का भी मुझे अब तक समझ में नहीं आता, अब तक के आपको अमेंडमेंट नहीं निकाले, अब तक इंस्टीट्यूट ने। भाई साहब मई में एग्जाम है, क्या कर रहे हो? अब तक इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अमेंडमेंट आते हैं वो आए नहीं है इस बार, देख लो आप। यस, हालांकि हमने हमारा अमेंडमेंट लेक्चर डाल दिया पर इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक आए नहीं है। अमेंडमेंट इतने सारे हैं कि उनको भी कंपाइल करते करते जान निकल जाएगी। यस और नो? इस बार जब आप टीडीएस टीसीएस पढ़ना चालू करो तो सबसे पहले टीसीएस से पढ़ना चालू करना। टीसीएस में बड़े अमेंडमेंट है और ये दो सेक्शन ना बेटा बाय हार्ट लर्न कर लेना। 2061G 1H फॉरेन टूर ऑपरेटर या रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया या फिर सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड आपको अमेंडमेंट आया है, ये सबसे पहले पढ़ना टीसीएस। साथ में 203 पढ़ना टैन से रिलेटेड प्रोविजन, थियरी में ये टैन से रिलेटेड प्रोविजन आता है। इसके अलावा कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ना, देखिए मैक्सिमम ऑफ द सेक्शन में एक चेंज जो आया है टीडीएस के अंदर में वो है टीडीएस का रेट। कोविड के कारण जो एग्जिस्टिंग टीडीएस के रेट थे कई सेक्शंस के अंदर में उसे 25% से रिड्यूस कर दिया गया था। उसमें भी कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको एग्जाम में कंफर्म पढ़ के जाना है। 194C कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको 194M आ जाएगा। तो भैया ये दो चीजें आपको क्या करनी है, पढ़ के जानी है। 194N में अमेंडमेंट है, कैश विड्रॉल के ऊपर अमेंडमेंट है। 20 लाख से अब क्या हो सकता है आपका टीडीएस आ सकता है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 194N पूछा जा सकता है। 194J में दो बड़े अमेंडमेंट है। जब आप प्रोफेशनल के पेमेंट्स करोगे तो एक तो कोविड वाला, दूसरा इंडिविजुअल एचयूएफ कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसका, और तीसरा टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर टीडीएस का रेट 2% हो चुका है। एंड एट द सेम टाइम रॉयल्टी ऑन सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म्स के ऊपर टीडीएस का जो रेट है ये 2% आ चुका है। तो ये देख लेना एक बार। 194I रेंट, 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर, IBIC इंपॉर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में है। 192 सैलरी पे कब टीडीएस करना है, इस पे वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वाला अमेंडमेंट आया है कि एम्प्लॉयर भी टीडीएस फिर लेट डिडक्ट करेगा, तो वो पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये इतने सेक्शन टीडीएस के पढ़ने और टीसीएस सबसे पहले पढ़ना। इस बार सबसे पहले टीसीएस पढ़ना, राइट? तो आपको आ सकता है, इन पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? टीसीएस के ऊपर तो केस स्टडी बना के दिया जाएगा, बताओ इस पे टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं। टीडीएस पे क्या करेंगे, आपको प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देंगे, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देंगे और कुछ ट्रांजैक्शन देंगे और बोलेंगे बताओ इंडिविजुअल को टीडीएस डिडक्ट करना है क्या। आपको याद दिला दूं, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ के ऊपर हो या प्रोफेशनल का ग्रॉस एसेट 60 लाख के ऊपर हो तो प्रीवियस ईयर में जो आप पेमेंट कर रहे हो लिमिट से ऊपर जा रहा है तो टीडीएस करना है। ये अमेंडमेंट था, वो एक बार देख करके चल जाना। 10th टॉपिक जिसके अंदर में आपको स्पेसिफिक चीजें हैं, क्योंकि टोटल इनकम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हेडवाइज इनकम में इसके ऊपर पूछा जा सकता है और इन ऑल आपको सिर्फ डिडक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इतने सेक्शन मैंडेटरीली हमें पढ़ के जाने हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें कवर्ड है, आप ये समझ लो मोस्ट ऑफ द चीजें कवर्ड है, मैं खुद होके बोल रहा हूं। 80C और ATC और सीसीडी रिसेंट टाइम्स में एग्जामिनर का फेवरेट है। 80C में तो अमेंडमेंट आया है कि टीयर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के टीयर 2 के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 80C में मिलेगा। 80 TTA TTB, ये तो आपको जब इंडिविजुअल का टैक्स निकालते हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट दे देते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे आप क्या करो, इसका डिडक्शन दे दो। 80G डोनेशन के अंदर में एक अमेंडमेंट आया, पीएम केयर फंड, कोविड सिचुएशन में पीएम केयर फंड के अंदर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इसका डिडक्शन आपको मिल सकता है, तो 80G का वहां अमेंडमेंट आया। 80GGB पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूशन, 80QQB RRB ये आपको रॉयल्टी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू बुक्स और रिलेटेड टू पेटेंट्स, उसके ऊपर आ सकता है। 80JJAA रिसेंट टाइम में एग्जामिनर का फेवरेट चल रहा है, 30% का डिडक्शन ऑफ रेगुलर वर्कमैन जो काम कर रहे हैं, न्यू रेगुलर वर्कमैन, उसके लिए। 80M नया आया है, कंपनीज को अगर डिविडेंड मिल रहा है और कंपनीज भी डिविडेंड दे रही है तो इसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा कंपनीज के लिए। 80GGA EEB एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप ले रहे हैं तो इस पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन मिलता है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, पिछले साल का था पर आ सकता है। 80D DD और DDB ये तो बहुत कॉमन है, ये आ सकते हैं आपको, राइट। सर फिर क्या छोड़ा आपने? मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, मैंने डिडक्शन में बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने 80EEA छोड़ दिया, 80CCC मैंने छोड़ दिया, आप देख रहे हो।
इसके अलावा भी मैंने कई सेक्शंस आपके छोड़ दिए, बट इतने सेक्शंस हैं जो बहुत कॉमनली आपको टोटल इनकम में किसी हेडवाइज या इंडिपेंडेंटली आपको पूछा जा सकता है, तो ये पढ़ के जाना। ये हो गई मालिक पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है डीटी के अंदर में। इन टोटल कंप्यूटेशन को मिला ले तो 16 टॉपिक है, इसमें से ये 10 टॉपिक और 10 टॉपिक के ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी देख लेते हैं, ये जरूरी है देखना, और इसमें से भी क्या पढ़ना है, मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट है पर इसमें से भी कितना स्पेसिफिक पढ़ना है, ताकि आप वो 1 या 1.5 दिन जो एग्जामिनेशन का बचता है उसके अंदर में अपना टाइम रिड्यूस कर सके, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर का टॉपिक खोलोगे सिर्फ 2 चीज पढ़ना, एक मेथड ऑफ एग्रीगेशन पढ़ लेना, दूसरा आपका वो टी कॉफी रबर का जो डिफरेंशिएशन होता है बस वो पढ़ लेना, इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ नहीं पढ़ना। हाउस प्रॉपर्टी, वैसे इस बार हाउस प्रॉपर्टी बहुत लो प्रोफाइल चैप्टर बनने वाला है, क्यों? क्योंकि वैसे इतने सारे अमेंडमेंट है, एग्जामिनर के पास बहुत कुछ है पूछने के लिए। स्टिल आपको 115 बीएससी का इंपैक्ट पूछ सकता है। 115 बीएससी एसएससी ने अगर ऑप्ट किया होगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो नहीं मिलता, लेट आउट वाले को मिलता है। दूसरा, ये लॉस आप किसी दूसरे एड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना होगा। तो आपको एसओपी एलओपी पे एक कंबाइंड क्वेश्चन हो सकता है मे बी, या तो फिर मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्वेश्चन रहेगा और आपको बोलेगा कि विच ऑप्शन इज बेटर, वो वाला चीज निकालो। को ओनरशिप रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बेसिस पे आपको कुछ पूछ सकते हैं। तो मेजरली बस इतनी चीज आती है, बाकी आप याद नहीं रखेंगे। सेट ऑफ बाय डिफॉल्ट में आप एक बार पढ़ लेना, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम्शन टॉपिक को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। एग्जाम्शन में अगर कुछ पढ़ना है तो 10AA में अमेंडमेंट क्या है, 1/4/2020 के बाद 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो पुराने सालों की डिटेल्स दी जाएगी और आपको 50 या 100% अकॉर्डिंगली क्लेम करना होगा। तो 10AA एग्जाम्शन में ऐसी चीज है जो आप पढ़ के जा सकते हो। फिर आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन मेजरली 234B और सी पे फोकस करना। 234B का इंटरेस्ट, 234C का इंटरेस्ट, वो आपको एडवांस टैक्स में टेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको ड्यू डेट्स में टेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको टेस्ट करेंगे 234B और सी में कि भैया 234B और सी का इंटरेस्ट कैसे निकाला जा सकता है, तो ये यहां देखना। और एक और चीज आपको पूछी जा सकती है, प्रोविजो टू 234C क्या है ये, कि भैया कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम के केस में, कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम के केस में टीडीएस किस तरीके, सॉरी एडवांस टैक्स किस तरीके से निकाला जाता है, उसके ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज ऑल एबीसी एनालिसिस पूरा का पूरा। आपको मैं याद दिला दूं, मैं टॉपिक वाइज रिवीजन आप लोग के अपडेट करने वाला हूं यूट्यूब पे, तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाइए। टॉपिक वाइज रिवीजन में आप लोगों के आप अपडेट करने वाला हूं। आरटीपी May 21 में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल चुका हूं, तो प्लीज जाकर के देख लेना। अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो प्लीज जाकर के देखना। टेलीग्राम के आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए, इस पर आपको आप क्या नहीं मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, राइट। फास्ट ट्रैक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, 27 लेक्चर है। अगर कोई बच्चा देखना चाहे, 27 लेक्चर है, 2 घंटे के लेक्चर है, तो वो आप ले सकते हो। और कुछ लो ना लो, अगर आप मैराथन देखने वाले हो तो फास्ट ट्रैक नोट्स आपके पास होने चाहिए, सो दैट आप फटाफट उसके साथ मेरे साथ क्या कर सको, रिवाइज कर सको। और ये सेल पे अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज रिवीजन हम लोग अपडेट करने वाले हैं। मेरे को भी जैसा जैसा टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से आपको अपडेट करना चाहूंगा। एक बात याद रखना बेटा, आपकी मेहनत ही आपको आगे पहुंचा सकती है, और मेहनत को कोई एक्सेप्शन नहीं होता कभी भी, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो, मेहनत को कभी एक्सेप्शन नहीं होता। नो डाउट आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितना फाउंडेशन में था उसका शायद 4 टाइम ज्यादा है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना भाई, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो कोविड वाला सिचुएशन है ना, तुम इस पे अगर दिमाग लगा रहे होंगे ना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी कि नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर तुम इस पे दिमाग लगा रहे होंगे। तो एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी नहीं होगी, तेल लगाने गया। तुम अपनी प्रिपरेशन 22 तारीख के हिसाब से रेडी रखो, 23 तारीख के हिसाब से कि एग्जाम इस दिन होने वाली है, तुम इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करो, और टेस्ट पेपर के ऊपर फोकस रखना। कई बार ऐसा होता है कि आपसे गलती क्या होती है, कई बच्चे जिनको अटेम्प्ट लगाया उनसे गलती ये होती है कि उनको प्रोविजन पूरा बाय हार्ट लर्न है, वो बुक खोलेंगे प्रोविजन एज इट इज आता है, पर उनसे गलती कहां होती है पता है, प्रैक्टिस में। वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते। जितने ज्यादा अगर तुम्हारे को डीटी में मार्क्स चाहिए तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। जहां से क्वेश्चनर से क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चनर से लेने का सॉल्व करने का, मॉड्यूल मिल रहा है मॉड्यूल से लेने का सॉल्व करने का, वो टिक 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 वाला गेम ना ऑडिट में खेलो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ये टिक टिक वाले गेम नहीं खेलने का, हाँ ये आ गया ये आ गया ये आ गया, नहीं, सॉल्व करके देख। आप टाइम लगा करके एक बार सॉल्व तो करके देखो, आपको समझ में आएगा कितनी जगह आपकी गलतियां होती हैं। टाइम लगाओ, 3 घंटे का टाइम लगाओ, और आपके हिसाब से कोई भी 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो और ये 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा तुमसे कितनी गलतियां होती हैं।
समझ में आ रही है बात? तो ये गलतियां हमें अवॉइड करनी है और एग्जाम में अपने को अपना 100% देने का। एक बात याद रख, ठीक है, क्योंकि सपने इतने आसानी से पूरे नहीं होंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक आदमी बहुत उदास हो गया था अपने करियर को लेकर, लाइफ में सब कुछ था, एक अच्छे स्टेज पे था, लेकिन ये उस चीज को कर नहीं पा रहा था, ये उस चीज को उस तरह से आउटपुट नहीं दे पा रहा था। मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल, ये मैंने फाइनल के एबीसी एनालिसिस में भी दिया है, यही एनालिसिस के एक पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। युवराज सिंह सर की बात कर रहा हूं मैं। युवराज सिंह सर, अगर हम बात करें क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे। पिछले 10 से 15 मैचेस के अंदर में क्या नहीं कर पा रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। वर्ल्ड कप की बात है और परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो सिलेक्टर सोच रहे थे इसे रखना है नहीं रखना, बट फिर भी एग्जाम इन्हें सिलेक्शन टीम के अंदर में रखा गया। बहुत परेशान थे। कैसे परेशान थे? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सारे जितने भी कंट्रीज थे इन सबको पता था युवराज सर का एक प्रॉब्लम, जब बाउंसर बॉल आती थी ना तो वो अपना विकेट दे देते थे, बाउंसर बॉल को वो टैकल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे और परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। इस टाइम पे कोच ने उनको बुलाया, बोले युवराज इधर आ, क्या प्रॉब्लम है? बोले सर मैं बाउंसर बॉल को पता नहीं हिट नहीं कर पाता हूं, मेरे अंदर डर है और मैं इस चीज का डर कैसे निकालूं मुझे समझ नहीं आता। उनने समझाया, सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया कि युवराज तेरे को एक मोटिवेशन की कमी मिल रही है, सबसे पहले तू एक मोटिवेशन देख। उसको अपनी एक अलमारी दिखाई, एक अलमारी दिखाई जहां पे बताया ये देख युवराज, तूने रणजी में तूने ये परफॉर्म किया था, तू वो बंदा था जिसने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, कुछ ही लोगों के पास ये रिकॉर्ड है, ये तूने यहां जीता था, ये तूने यहां जीता था, ये तूने यहां जीता था। बस यही चीज आपको करनी है। आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो वहां पे कुछ अच्छी चीजें लगा के रखो। जैसे आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर में, स्कूल में ही क्यों ना, 10th में 12th में आपने अगर कुछ अच्छे स्कोर अचीव किए हैं तो प्लीज उसको लगा के रखो। ये आज मोटिवेशन का काम करेंगे, फाइल में पढ़े पढ़े कुछ नहीं होना। कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख करके रखो कि भैया परसेंटेज रिजल्ट का कितना भी आ जाए मैं इस परसेंटेज के अंदर में पास होऊंगा। कुछ सपने वहां लिख के रखो कि ये अचीव करना है। अपनी एज वहां लिख के रखो कि भैया इस एज से आगे नहीं बढ़ना है। अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन लिख के रखो। तो उस कोच ने क्या कहा, रोज कोच उसको एक लेके जाता, कोई ना कोई मेमोरी दिखाता और मेमोरी दिखाने के बाद बोलता देख यार तूने ये अचीव किया और आज तू इतनी सी चीजों से डर रहा है, अरे तू ये अचीव कर चुका है भाई, ये बड़ी बुक पढ़ने की क्या बात कर रहा है, नंबर ऑफ टॉपिक की क्या बात कर रहा है, ये तू पहले भी कर चुका है, कौन सी नई चीज कर रहा है तू। और ये मोटिवेशन देके वो क्या करने लेके जाते, उन्हें फील्ड में प्रैक्टिस करने लेके जाते और बोलते कि अब तुझे नॉर्मल बॉल नहीं दूंगा, अब तुझे बाउंसर ही बाउंसर दूंगा और तू सिर्फ बाउंसर पे प्रैक्टिस करेगा। भाई अपना बाउंसर पे ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गया एज कंपेयर टू नॉर्मल। बाउंसर आती, 2 बार हिट होता, 3 बार हिट होता और फिर मारने की कोशिश करता। मतलब गेम क्या था, फोकस काय पे किया, प्रैक्टिस के ऊपर। कंसेप्ट तो पता था क्रिकेट कैसे खेलना है, कंसेप्ट तो तुम लोगों को भी पता है जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट लगाया हुआ है। फोकस काय पे करना है, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, नए अप्रोच पे फोकस करना है, जिससे डर लगता है उस डर का सामना करना है, जिससे डर लगता है उस डर का सामना करना है। रोज ये चीज, रोज की ये चीज, जाते सबसे पहले मोटिवेशन देखते, जब भी कोई टाइम पास मोटिवेशन देखते कि ये देख तूने कुछ अचीव किया है और तुझे वापस से कुछ करना है, वापस से वही चीज करते, रिजल्ट्स दिखने लग गए, रिजल्ट्स दिखने लग गए। मैच आया, सिलेक्टर बोल रहे थे ये कुछ ना कर पाएगा, भाई जब भी बाउंस मारता आगे आकर के हिट करता, 6, पूरे टीम का मोरल बिल्टअप हो जाता और बॉलर का मोटिवेशन गिर जाता। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जो डर था, डर का सामना किया, डर को प्रैक्टिस किया और काम हो गया। काम यह हो गया कि पूरी टीम, वो 5वें नंबर पे आते थे, कभी भी अगर ज्यादा विकेट गिर जाए पूरी टीम को एक भरोसा रहता था कोई नहीं, युवराज सिंह खड़ा हुआ है। सो बस यही आपको करना है, जब भी डाउन फील हो आप अपने आंखों के सामने आपने कुछ अचीवमेंट्स लगा के रखे। अचीवमेंट स्कूल से भी रिलेटेड हो सकते हैं, अचीवमेंट उस टाइम आपके लिए बड़ी बात थी, आज में भी आपके लिए चिल्लर होगा, पर आपने वो अचीव करके दिखाया था। तो वो चीजें सामने रखो, कुछ मोटिवेशनल कोट सामने रखो और प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। मेरे भाई बात हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से सब हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आई बात? हमने किया है, तुम भी कर सकते हो, मिल के साथ में करेंगे। यस और नो? जो बच्चे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एबीसी एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना, इतनी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नॉट सो इंपॉर्टेंट के ऊपर ध्यान देना, ताकि वो 1.5 डेज में आप डीटी के सिलेक्टेड टॉपिक करो। और वो विशाल सर कहते हैं ना, नो इफ नो बट ओनली कट टू कट, तो ये ओनली कट टू कट वाला पॉइंट है, इतनी चीज कर लेना, काम हो जाएगा।
समझ में आई बात? इतनी चीज कर लेना, काम हो जाएगा। और अगर आपको ये वैल्यू ऐड कर रहा है वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी दे दो जो एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। यस और नो? सो आप मेरे साथ यहीं पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।